मैं आदरणीय प्राचार्य मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। हाँ करने की हाँ महिमा, ओके ओके महिमा। थैंक यू मैम। सबसे पहले वर्चुअल मंच पर उपस्थित पदम आदरणीय प्राचार्य मैम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। आज की इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धांशु राय सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ कि महाविद्यालय के समस्त सम्मानित प्राध्यापक गण। आज के इस ऑनलाइन मेंटोरिंग सेशन की थीम है लीन स्टार्टअप एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स फॉर बिजनेस। MPV को शुरुआती ग्राहक को संतुष्ट करने और भविष्य के उत्पाद विकास के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने एवं इसके आधार पर उत्पाद को और अधिक बढ़ाने अथवा सुधार करने की एक तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय की छात्राओं को उद्यमिता और स्टार्टअप के बारे में प्रोत्साहित करना एवं उद्यमिता कौशल विकसित करना है। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए मुख्य वक्ता एवं मेंटोर डॉक्टर सुधांशु राय सर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं IIC प्रभारी श्रीमती गौसिया नायाब मैम से निवेदन करती हूँ कि वह आज के हमारे मुख्य वक्ता से हम सभी का परिचय कराएं। धन्यवाद महिमा। Mentoring session on startup and minimum viable product of business में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सिद्धांशु राय सर का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर सिद्धांशु राय सर CSJM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही आप कानपुर शहर के जाने माने सोशलिस्ट भी हैं। कानपुर स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डिस्ट्रिक्ट कानपुर की तरफ से ऑर्गेनाइज विजन कानपुर 2047 के कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कानपुर की टूरिज्म डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं। एलुमनाई एसोसिएशन CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर के फाउंडर सेक्रेटरी हैं। आप मुस्कुराए देश फाउंडेशन के भी फाउंडर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी के स्वीप कोऑर्डिनेटर कानपुर का पद भी आप संभाल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी कानपुर पुलिस के भी कोऑर्डिनेटर हैं आप। इसके साथ ही आप आत्मनिर्भर कानपुर के कन्वीनर, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, प्लेसमेंट सेल, काउंसलिंग सेल के फाउंडर इंचार्ज और CSJM यूनिवर्सिटी इनोवेशन फाउंडेशन कानपुर के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कानपुर द्वारा ऑर्गेनाइज कानपुर महोत्सव, फेस्टिवल, महोत्सव, जॉब फेयर, वोटर अवेयरनेस एवं अन्य सोशल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजर रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर सिद्धांशु राय सर से आज के इस सेशन को शुरू करने के करती हूँ और कि प्लीज आप सब माइक बंद रखें। डॉक्टर सिद्धांशु राय सर, प्लीज यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम आवाज आ रही है? अगर जी सर आवाज आ रही है। गौजिया मैम आप अपना बस माइक को ओपन रखिएगा क्योंकि कोई एक कोऑर्डिनेटर को जरूर ओपन रखना चाहिए और सभी लोग माइक को ऑफ कर लें जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट सेशन और हम लोग थोड़ी सी बातों में ही आपस में जितना मैक्सिमम हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज की आई एम ओनली की स्पीकर। हमारे मध्य सबसे पहले मैं परमादरणीय प्रधानाचार्य प्राचार्य महोदय को नमस्कार करता हूं कि आपके एक पैट्रोनेज में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ डॉक्टर गौजिया मैम का। गौजिया मैम से हम लोग की बहुत पुरानी मुलाकात है और एक थोड़ा सा समय हम लोग का साथ में रहा था, बट शी इज अ वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी क्रिएटिव पर्सनैलिटी
आज आप लोग के कॉलेज में उसमें और चार चांद लगा रही हैं, जैसा कि मुझको सुनने में आता रहता है। तो आज का जो टॉपिक आज में डॉक्टर गौजिया ने जो अपने बच्चों के लिए रखा है, क्या आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो जो आज का सेशन है स्टार्टअप से रिलेटेड, द लीन स्टार्टअप एंड द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो समय की मांग के अनुसार जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन मस्ट बी अवेयर अबाउट द स्टार्टअप। व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप होता क्या है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल भी अडॉप्ट करूंगा, मैं टू वे भी रखूंगा। मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जरूर होंगे आपके इस इस कॉलेज में जो मतलब इंटरैक्टिव सेशन में थोड़ा सा बिलीव करते होंगे, क्योंकि मैं एक ही वन साइडेड बोलता रहूंगा तो वो सिर्फ एक ऐसा पार्ट हो जाएगा कि आपने हमको बुला के हमने अपना काम पूरा किया, आधे घंटे बोले और चले गए। तो उसका कुछ रिजल्ट जरूर जरूर हम लोग के साथ में निकल के आना चाहिए, जिससे कि मैं भी इंकरेज होता रहूं कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पे बच्चे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने फीडबैक दिया। तो जो स्टार्टअप जो इस समय, यस मैम। थोड़ा सर, थोड़ा सा कैमरा आप अपना सेट कर लीजिए, आपका फेस नहीं दिख रहा है एक्चुअली। फेस नहीं दिख रहा है? अच्छा। ओके सर। मैं थोड़ा सा और दूर नहीं सर। दूर अच्छा, अब आया मैम? नहीं, अब है तो, बट ये आपका हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है सर, इसको थोड़ा सा कर लीजिए। एक मिनट, just a minute। अभी अच्छा, अब आया मैम? यस सर, इट्स ओके। ओके, राइट। सो जो स्टार्टअप की बात हम लोग बात कर रहे थे कि स्टार्टअप इस समय का लेटेस्ट क्रेज है लोगों के अंदर, जो बच्चों के अंदर, की जहाँ पे उनको ये कहा जाता है, जब भी कोई एक अच्छा स्पीकर आता है वो कहता है कि नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाला बनो। एक बहुत अच्छे स्पीकर का ये बहुत एक ऐसा एक स्टेटमेंट बन गया है ये, और जिसको कि पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से छापता है कि वो आए, उन्होंने बोले कि नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाला बनो। बट ऐसा नहीं है कि नौकरी देना बहुत ही आसान चीज है। नौकरी देने के लिए जो स्टार्टअप, जो कंपनी आप फॉर्म करने जा रहे हैं, वो चीज बहुत ही आसानी से हो जाती है। सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है स्टार्टअप, मगर बच्चों को ये जरूर समझना चाहिए कि स्टार्टअप का मतलब होता क्या है। स्टार्टअप हम लोग किसको बोलेंगे? स्टार्टअप नॉर्मली एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है कि कंपनी को हम फॉर्म करने जा रहे हैं, या फिर एक उसका दूसरा पहलू ये होता है कि एक नया प्रोडक्ट, हम एक पुरानी कंपनी के अंदर नए प्रोडक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। ये दो तरीके से हम लोग स्टार्टअप, लीन स्टार्टअप की डेफिनेशन देते हैं कि एक ऐसा कंपनी जो कि हमने नई उसको फाउंडर बने, हम एज एन उसके स्टार्टअप फाउंडर हो गए। और अदरवाइज ये होता है कि एक ऐसी कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही है और उसमें हमने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, वो भी एक स्टार्टअप के रूप में भी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जहां तक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट की बात है, तो वो चीज एक होती है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया इनिशियल लेवल पे,
वो इनिशियल लेवल पे जहां पे हम एक कॉमन पर्सन, जो जनरल पब्लिक है, कॉमन पब्लिक के अकॉर्डिंग वो सब फैसिलिटीज हम उस प्रोडक्ट में उनको प्रोवाइड करें, जिससे कि हम आगे चल के जब उस प्रोडक्ट को हम काफी वायबिलिटी उसकी मेंटेन रखने के लिए उसको जब हम काफी ग्रेटर स्केल पे उसको लॉन्च करते हैं, तो वहां के लिए ये इनिशियल स्टेज बहुत जरूरी होती है, जहां पे यही जो कस्टमर है उस लॉन्गर जब एक स्केल पे हम जब बढ़ाने के लिए यही लोग उसको आगे प्रमोट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये पार्ट तो हो गया कि हमारा, हमने आपको दोनों के मीन्स बताए कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एंड द स्टार्टअप। अब स्टार्टअप के किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट स्टार्टअप की कैटेगरी में आएंगे, स्टार्टअप के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज को आप लोग को रखना चाहिए। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए एक पर्सन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज इनकलकेट होनी चाहिए? कोई पर्सन, बस थोड़ा सा आप इनिशिएट करिए, हम उसी को इलेबरेट करते जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर हमने वन वे किया आधे घंटे पौन घंटे में निपटा तो दूंगा, बट हो सकता है कि आप गौसिया मैम के प्रेशर में आप लोग यहाँ पे आ गए और सिर्फ उसको सुन रहे हैं और सुनने के बाद हंसते हुए आप लोग वापस हो गए। तो क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ में इंटरेक्टिव सेशन करने आया हूँ कि ये जो इंटरेक्टिव सेशन है जहां पे हम आपके हर एक डाउट्स को, हर एक क्वेरीज को हम यहाँ पे उसको क्लैरिफाई करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्टअप के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज, वहां के लिए पर्सनालिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो कि ना कि सिर्फ आपको नौकरी पे आपको सरवाइव कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वेदर इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एस्टैब्लिश of any company or just to start a new product in any company. तो कौन से, so do you have any idea about the personality traits? क्या पर्सनालिटी में कौन से ट्रेट्स, कौन सी क्वालिटीज होनी? सर बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। बिजनेस माइंडेड को तो कभी कभी लोग बहुत ही नेगेटिव टर्म में यूज करते हैं। अरे आर यू बिजनेस माइंडेड? अरे बिजनेस माइंडेड का मतलब है कि आप हर एक चीज को सिर्फ पैसे, प्रॉफिट और लॉस से देखते हो। ये जो आंसर है आपका, ये आपके आंसर में आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी को झलका रहा है। ये ऐसा चीज नहीं है कि इससे आपको लगेगा कि आई एम अ बिजनेस माइंडेड। बिजनेस माइंडेड को जनरल वे में बोला जाता है कि पर्सन हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बारे में ही बात करता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो इन सब पैसों से, फाइनेंस से, प्रॉफिट लॉस से ऊपर की चीज है, जो आपकी पर्सनालिटी का एक्चुअल ट्रेड्स, एक्चुअल क्वालिटीज होनी चाहिए। अब जैसे अगर हम पूछें कि एज एन स्टूडेंट आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, गौजिया मैम बैठी हैं, एज एन फैकल्टी आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो जो प्रोफेशन है वहां के अकॉर्डिंग क्वालिटीज दूसरी होंगी, बट एज एन ह्यूमन बीइंग सबसे पहले हमको ह्यूमन बीइंग बनना है, क्योंकि अगर आप एक एक्चुअल द रियल ह्यूमन बीइंग है तो आप हर एक एरिया में आप सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि सक्सेस के लिए two components that's a basic required, that is your self confidence and the patience। और जहां तक, क्योंकि हम उसको स्टार्टअप से जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप के लिए जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास बहुतों को अपने ऊपर हो ही नहीं पाता है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं गौजिया मैम से पूछूं कि जब आप क्लास लेती हैं, जब आप आई कांटेक्ट करती हैं, तो कितने लोग आपसे आई कांटेक्ट कर पाते हैं और कितने लोग अपने आई की ब्लिंकिंग कर ही नहीं पाते, वो अपने आईज को नीचे ही रखते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि गौजिया मैम हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछ ना ले। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ही आपके कॉन्फिडेंस के एक मेजरमेंट है कि किस तरीके से आप आई कांटेक्ट करते हैं, कैसे आप स्माइल कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक नाम देख रहा हूँ, महिमा, कि जो महिमा लड़की है इसके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है कि आप कंटिन्यू, पहली बात तो आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन के साथ में आप इस चीज को बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं कि सर हमसे कुछ भी पूछेंगे, सो आई विल बी रेडी टू गिव एन आंसर। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है,
यही कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बना के रखना है। अब देखिए, मैंने महिमा का नाम लिया तो खुशी भी अपना वीडियो ऑन कर लिया और खुशी भी यहाँ पे अपना ज्वाइन करने आ गए। तो आज अगर हम इस तरीके से, ये हम लोग की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम लोग का मतलब वी एज एन फैकल्टी, मतलब उसमें हम गौजिया मैम और प्रिंसिपल मैम का रोल थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है, वो मॉनिटरिंग वाले लेवल पे है। वो आपके साथ में ये तो जरूर होगा कि प्रिंसिपल मैम का एक ऐसा संदेश होगा कि तुम लोग को कोई दिक्कत हो मेरे पास में आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। बट एक फैकल्टी का ये पर्पस होता है कि फैकल्टी आपको प्रिंसिपल के पास तक जाने ही ना दे, वहीं पे ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि वो फैकल्टी के अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम एक लेवल तक आप लोग की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पहला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अगर वो स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है, और स्टार्टअप के लिए कोई पर्टिकुलर एज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये स्टूडेंट ही स्टार्टअप कर सकते हैं। हम लोग फैकल्टी, मैं खुद प्लान कर रहा हूं कि मैं भी एक कोई स्टार्टअप स्टैब्लिश कर दूं। हो सकता है कि मेरा स्टार्टअप, जो मैंने अभी, मैडम ने मुस्कुराए कानपुर का जो वर्ड लिया है, ये उन्होंने कहा तो कि इट इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्चुअल में मैंने उसको स्टार्टअप के रूप में ही उसको स्टार्ट किया था। कि मेरा एक नया कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा था कि जो लोग, थोड़े थोड़े लोग, 8-8 10-10 लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, एक एनजीओ बना लेते हैं और वही 10-12 लोग मिलके काम करने लगते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट ये लिया कि हर एक एनजीओ को मैं मुस्कुराए कानपुर, मुस्कुराए यूपी के बैनर पे लाऊं। तो आज मैंने उस काम में थोड़ी सी सफलता पाई, क्योंकि अभी साल भर पहले ही उसको एस्टेब्लिश किया। तो मैंने उसमें 40 to 50 ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की, उन लोगों को मुस्कुराए कानपुर के बैनर पे ले आया कि एक बैनर में 50 ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। तो क्या हुआ, मैं उसको मानता हूं, चाहे दूसरे लोग माने या ना माने, बट इट इज माय स्टार्टअप। क्योंकि उस स्टार्टअप में क्रिएटिविटी थी, उस स्टार्टअप में इनोवेशन था। तो आप लोग के लिए हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी जिसमें कि क्रिएशन हो, क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, कुछ नयापन हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक कहता है इनोवेशन कि आप पुराने को नए तरीके से करना, और क्रिएटिविटी कहता है नई चीज को उत्पन्न करना। तो ये दोनों चीज अलग अलग होती है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों अलग है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टअप में बताया, एक नए प्रोडक्ट को उसी कंपनी के अंतर्गत स्टार्ट करना और एक नई कंपनी को एस्टैब्लिश करना। तो जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आप किसी भी कंपनी के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सोचने से पहले ही आपके अंदर डर आ जाएगा। और जहां पे अगर डर आ गया, तो आपके लिए किसी भी स्टार्टअप में सक्सेस की कोई भी उम्मीद नहीं है। दूसरा पॉइंट, पेशेंस। पेशेंस, व्हाई द पेशेंस इज एसेंशियल इन अ स्टार्टअप? एनी रिस्पॉन्स? सर बिकॉज स्टार्टिंग में बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाता है, इस पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस की, बहुतों के अंदर पेशेंस हो ही नहीं पाता है। जैसे कि अभी हमको मालूम है कि दे आर द 21 यहाँ पे पर्सन बैठे हैं। अब पेशेंस उनको लग रहा है कि सर पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, या मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, और कोई लेफ्ट हो जा रहा है। सपोज अगर लेफ्ट हो गया, उसका मतलब है कि उसके अंदर पेशेंस है ही नहीं। आज अगर गौजिया मैम ने आधे घंटे का 45 मिनट का कोई सेशन रखा है, तो पेशेंस रखो कि शायद अब सर कुछ सही पॉइंट पे आ जाएं। अभी शायद सर कुछ ऐसे ही इंट्रोडक्टरी फॉर्म में है, भूमिका बना रहे हैं। तो भूमिका बनाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भूमिका से ही आगे का, जब तक आपका पिलर नहीं बनेगा, तब तक आप ऊंची इमारत कैसे बना पाओगे। तो हर एक चीज के लिए जरूरी है। मैं देख रहा हूँ प्रिंसिपल मैम भी बैठी हैं। हालांकि प्रिंसिपल मैम के पास, कभी भी जो प्रिंसिपल लोग होते हैं उनके पास उतना समय होता नहीं है कि वो हर एक सेशन को ज्वाइन करे। उनका तो बस मकसद ये है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे हमारी फैकल्टीज लोग इस तरीके के सेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाएं। बट अगर आज वो यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं ये चीज को समझ सकता हूँ कि मैडम के अंदर पेशेंस की भरमार होगी, कि वो ये चीज को शायद
45 मिनट में हमको 5 मिनट का कोई एक ऐसा एक क्लू मिल जाए जिसको कि हम अपने कॉलेज के लिए, अपनी फैकल्टीज के लिए, या सबसे जो प्यारे उनके होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी को मतलब कंटिन्यू लेवल पे किसी चीज को वो एस्टैब्लिश करवा पाए। तो पेशेंस हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी वाला पार्ट है, क्योंकि अगर हम लोग पेशेंस नहीं रखेंगे स्टार्टअप में, एक उसका मैं आपको नेगेटिव एस्पेक्ट बताऊं और जो फैक्ट है, स्टार्टअप 90% फेल हो जाते हैं। अब फेल कहना तो बहुत आसान है, पर जिसके साथ गुजरती है उससे आप पूछिए, क्योंकि स्टार्टअप उसकी ड्रीम होती है। आप ड्रीम का मतलब है कि आपका प्लानिंग लेवल पे आपका टाइम लगा, इससे टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, टाइम ही नहीं आपकी मनी लगी, इससे मनी कंज्यूमिंग ऑल्सो, और उसके साथ साथ आपकी एनर्जी लगी। तो टाइम तो हम लोग आज की डेट में कहते हैं सबसे प्रेशियस है, बट आपकी जो एनर्जी लग रही है, आप जिस एनर्जी को दूसरे कामों में आप यूज करके अपना एक अलग कुछ बेनिफिट आप पा सकते थे, उस बेनिफिट की बजाय आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में जो आपका स्टार्टअप था उसके लिए आपने लगाया, और हो सकता है कि 1 साल के बाद आप स्टेप बैक हो गए और आपको कोई भी सफलता नहीं मिली। बट कभी भी लोग उसके पीछे का रीजन नहीं देखते हैं। आज मैं बता रहा हूं कि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने हर चीज पा ली है, आज भी मैं लर्निंग स्टेज पे हूं, आज भी मैंने ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं पा पाया हूं, बट ऐसा तो नहीं कि मैं थक हार के बैठ गया। आज मैं भी उसी स्टेज से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझको मालूम है कि मुझको अपने ऊपर विश्वास है और धैर्य है, पेशेंस है। अगर पेशेंस नहीं होता तो ये जो स्माइलिंग फेस है मेरा, वो शायद मेरा स्माइलिंग फेस बन ही नहीं पाता, क्योंकि मुझको मालूम है कि जो एक सांत्वना मैं ले लेता हूं, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं, भगवान शायद नहीं चाहता है, तो वो चीज नहीं चाहने वाला, फिर ये चीज लगता है नहीं चाह रहा है, बट वो कब नहीं चाह रहा है, हो सकता है कि इस स्पैन ऑफ टाइम में वो नहीं चाह रहा है, बट अगले स्पैन ऑफ टाइम में शायद चाह ले। तो वहां के लिए आपको एफर्ट्स करने की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहां पे आपने एफर्ट्स करना छोड़ दिया वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, और लोग इसका पूरा ठीकरा भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान नहीं चाहता था कि मैं इस स्टेज पे पहुंचूं। ऐसा कतई नहीं है, वो सिर्फ हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, हर एक पॉइंट को समझने के। आप जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना चाहें, कभी कभी भगवान के ऊपर टाल के हम स्ट्रेस से कम हो सकते हैं। कभी कभी हम लोग लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिली, तो अब कुछ लोग जो परेशान हो जाते हैं उनके लिए भगवान सबसे अच्छी चीज है कि भैया मैंने बहुत मेहनत करी मगर नहीं किया, शायद भगवान को नहीं मंजूर था, और वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपने को स्ट्रेस फ्री कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर हर बार आप यही एक एक्सक्यूज ले लें तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो हर एक प्रॉब्लम को, हर एक का सॉल्यूशन दो एस्पेक्ट से आप उसको सोचते हैं। कभी हम लोग जब स्टार्टअप के लिए जो बात कर रहे हैं, जब हम लोग को फेल्योर हो जाते हैं तो फेल्योर के बाद हम उसके बहाने ढूंढने लगते हैं कि सोसाइटी में हमको किसी से सुनना ना पड़े, एम्बैरेस ना होना पड़े, तो हम बहुत से ऐसे क्लू ढूंढते हैं कि जिससे कि लोग हमारे बारे में गलत ना सोचें कि इसके अंदर कोई स्किल है ही नहीं। तो अपने को बचाने के लिए कि समाज में हमारी पोजीशन डाउन ना हो, तो वो अपने कुछ बहाने ढूंढता है। हम कहते हैं कि उस बहाने की बजाय आप उसके बेसिक कॉज पे जाओ। क्यों मैं अभी आपको निगेटिव वाला पार्ट को ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए हो सकता है कि आज जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हों उसमें से अगर एक स्टूडेंट ने भी अपना स्टार्टअप कर लिया, मेरे ख्याल से डॉक्टर गौजिया या प्रिंसिपल मैम या आपके कॉलेज के लिए ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी कि हमारा एक स्टूडेंट ने यहाँ पे स्टार्टअप किया है, क्योंकि स्टार्टअप अभी सबके बस की बात नहीं है। स्टार्टअप बहुत बड़ी चीज है, नौकरी तो सबको मिल जाएगी, मगर स्टार्टअप शायद 100 में से एक ही बच्चा कर पाए। तो
तो अगर आप स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा सोच भी लेंगे, और स्टार्टअप के लिए अभी आप लोग मेरे ख्याल से पूछ नहीं रहे हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू बोलता ही जा रहा हूं। आप सपोज आपको शायद मन में ये चीज हो कि स्टार्टअप के लिए, कंपनी खोलने के लिए क्या बहुत पैसे की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जरूर आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टअप से रिलेटेड हर एक एक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द पेशेंस, इसके साथ साथ जो अदर्स कंपोनेंट्स हैं जो आपको एक एक्चुअल लीडर बनाए, दो एक्चुअल मोटिवेटर बनाए, आपको इन्फ्लुएंसर बनाए, और आपके अंदर मार्केटिंग की सबसे पहले जो मार्केटिंग के जो अट्रैक्टिव जो मेन पॉइंट्स होने चाहिए, वो क्वालिटीज को आपको डेवलप करने की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केटिंग के बिना आगे बढ़ नहीं पाता है। तो मार्केटिंग और सेलिंग, ये तो जब आप लोग किसी और सेशन में आएंगे तब हम आपको डिफरेंस बता सकते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस क्या है। आपको मार्केटिंग करनी है, नॉट अ सेलिंग ओनली। तो स्टार्टअप पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टार्टअप में मैंने आपको ये बताया कि कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत वेरिएशन है। सक्सेस का रेट सिर्फ 10% है और फेल्योर का रेट 90% है। बट हम 90% की ओर क्यों देखें? देखना भी जरूरी है। देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक्चुअल कंडीशन पता होनी चाहिए। वो देख के आपको ये चीज सीख लेनी है कि कोई, जैसे यहाँ पे पता नहीं आप क्या पढ़ाया जाता है कि नहीं, केस स्टडीज, क्या गौजिया मैम केस स्टडीज पढ़ाई जाती है? सर पीजी वगैरह में तो है, लेकिन वैसे यूजी लेवल पे तो केस स्टडी नहीं है। ओके, अगर इस तरीके का अगर मैं अपनी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूं, मतलब चाहे वो हो या ना हो, बट केस स्टडीज का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन, कि कौन कौन सी सिचुएशन आपके इकोनॉमी में, कॉमर्स के एरिया में, बिजनेस में, हिस्ट्री में भी। मैं तो बोलूंगा कि केस स्टडी हम लोग को तो मैनेजमेंट में आके पढ़ी, मगर आज की डेट में मैंने ये जाना, ये महसूस किया कि केस स्टडी एक ऐसी चीज है जो कि पर्सन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और किसी भी एरिया में केस स्टडी बन सकती है। हम कोई भी सिचुएशन बच्चों को दें और बच्चों से कहें आप 10 मिनट में या आप 1 घंटे में या आप नेक्स्ट डे इसका सोल्यूशन हमको निकाल के दो, तो क्या होगा, बच्चों की जो शार्पनेस है, वो बच्चों की शार्पनेस बढ़ेगी। हम चाहे वो हमारा कोर्स सिलेबस का पार्ट हो या ना हो, क्योंकि मुझको तो लगता है स्टार्टअप भी कौन आपके कोर्स का पार्ट है, बट ये एक ऐसी क्वालिटी आप बच्चों के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं कि जिससे कि बच्चा अगर अपना कोई बिजनेस को शुरुआत करना चाहे तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज उसके पास हो। और मैं तो प्रिंसिपल मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के अगर एक रेगुलर सेशंस अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों में से हमको अच्छे बच्चों की एक टीम बनानी चाहिए कि हर बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग है। सपोज हमारे अगर इतने बच्चे हैं, उन बच्चों में आपने कैटेगराइज कर लिया कि ये बच्चों का इंटरेस्ट इसमें है, इन बच्चों का इंटरेस्ट इसमें है, तो शायद जो हमारी फैकल्टी है वो फैकल्टी को एक एक उसको एरिया को डिप्यूट करते हुए कि अब तुम लोग इन बच्चों को और थोड़ा सा रिफ्रेश करो और थोड़ा सा इनके अंदर में पॉलिश करिए और उनको एक अच्छा स्टूडेंट निकाल के सोसाइटी में लाइए। हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि हेड जो हमसे काम ले रहे हैं, अरे वो जबरदस्ती वाले हैं, मगर हम फैकल्टीज को भी अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो स्टार्टअप तक का अभी मैटर है, उस स्टार्टअप के मैटर पे मैंने आपको क्लियर पोजीशन बताई। अब पॉइंट आता है कि क्या स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा हमको फंड्स की रिक्वायरमेंट है? एनी आइडिया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कुछ बोलेंगे? तो एनी आइडिया कि क्या हमको स्टार्टअप के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है?
सर ये सर होती है। कितनी? बहुत ज्यादा, कि जिसको कि आप लोग उस फंड को सोच के आप लोग डर जाएं? नहीं उतनी नहीं, फिर भी होनी चाहिए। कितनी अंदाजा? सर फिर भी 50,000। 50,000? अच्छा, 50,000 में तो मेरे ख्याल से क्या कोई ऐसा 50,000 का जहां से सोच के आपने बनाया, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप तैयार तैयार कर सकते हैं, अपनी कंपनी तैयार कर सकते हैं 50,000 में? सर अगर कुछ क्रिएटिविटी करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स के लिए पैसा लगेगा। अच्छा, क्रिएटिविटी क्या आप स्कूल के अंदर ही कर ले जाएंगे या कॉलेज के अंदर कर ले जाएंगे? क्या आपको जगह की जरूरत नहीं है? क्या आपको जगह के साथ में वहां पे जो मतलब एक रेगुलर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो क्या नहीं लगेंगे? इतना भी चीजों को मतलब उस पे असेसमेंट करो। कैसा नहीं कि लोगों के कहने से आप मेरे वर्ड से समझ गए होंगे, अरे सर जो कहना चाहते हैं लगता है कि इसमें ज्यादा पैसा लगेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप 85,000 में हो जाएगा। स्टार्टअप के लिए 50 लाख की भी जरूरत है, 10 लाख की भी जरूरत है, 5 लाख की। ये नहीं कि 10-20 हजार में स्टार्टअप। हाँ, उस लेवल से आप शुरू कर सकते हैं। सपोज आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अभी आपको प्लेस लेने की क्या जरूरत है? सपोज आपका घर है, उस घर से ही आपने किसी किसी काम को शुरू किया, तो क्या हुआ? आपका जो घर का खर्चा था, जब आप उसकी वर्थ निकालेंगे तो कॉस्टिंग हाई हो जाएगी। पर जब आप देख रहे हैं कि एक चीज हमारे पास है, उसका मल्टी यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, तो आप उसमें घर की बिजली इन सब चीजों को मत जोड़िए। आप अपने साथ में आपने एक स्टार्टअप में 2 लोग की भागीदारी बहुत अच्छी मानी जाती है, कि अगर 2 लोग मिलके, पहली बात तो आपको डबल माइंड मिल जाएगा, डबल एनर्जी मिलेगी और टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा। और उसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट। तो ये ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट दोनों पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। अब स्टार्टअप कौन कौन से हो सकते हैं? आपने जैसे 50,000 रुपए का बताया, तो 50,000 में आप कौन सा प्रोडक्ट, कोई ऐसे आइडिया दे दो। हो सकता है कि तुम गलत बोलो, मगर मैं गलत को आपको चीज को बता दूंगा। सर जैसे चेयर हो गई। चेयर? सर उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी डाल के कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। चेयर में क्या क्रिएटिविटी डाल सकती हो? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेयर के लिए बहुत बड़ी आपको मशीन चाहिए होगी। तो चेयर वाला तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब सिरे से खारिज हो जाएगा। तो चीजें वो आप रखिए कि जहां पे आपको बड़ी लेवल की कोई मशीन की जरूरत ना हो शुरू में। तभी तो 50,000 में आप कोई चीज को शुरुआत कर पाएंगे। नहीं तो वो मशीन ही आपकी 10-20 लाख की आ जाएगी, क्योंकि उसका पूरा मोल्ड बनेगा, उसमें वो प्लास्टिक जाएगा, पहले वो गर्म होगा, गर्म के बाद में फिर वो ठंडा होगा। तो उसके लिए तो बहुत बड़ी आपको एक ऐसी प्लेस की जरूरत होगी जहां पे ऑलरेडी वो सेटअप हो। 50,000 में आप सपोज पेपर बैग बना सकते हैं। 50,000 में आप वेस्ट वाला मैनेजमेंट का करके वेस्टेज से बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। 50,000 में हैंडमेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अभी जैसे कानपुर में एक एग्जाम्पल है, एक फूल करके, जो मंदिरों से फूल को कलेक्ट करते हैं और उसका वो प्रोसेसिंग करके वहां पे अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाते हैं, और वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। अब आपने नाम तो बहुत सुना होगा, क्योंकि मैं जैसे ही बोलूंगा आप तुरंत बोलेंगे हाँ मैंने नाम सुना है, MBA चाय वाला। तो अब वो क्या था बंदा, चाय वाला तो ठेले पे भी बनती है, उसने शुरुआत तो ठेले से ही की, बाद में उसने आउटलेट ले लिया, आउटलेट लेने के बाद फ्रेंचाइजी देने लगा, आज वो करोड़ों में खेल रहा है। इस तरीके के, अब जैसे अभी मैं फेसबुक देखता हूँ, आजकल सभी लोग देखते होंगे, उसमें रील्स आती हैं,
तो एक ग्रेजुएट चाय वाली उसी के अकॉर्डिंग आ गई, एमबीए चाय वाला हुआ तो उसने ग्रेजुएट चाय वाली। और हो सकता है कि अब आपके यहाँ बहुत सारे लोग एक इन्फ्लुएंस हो जाएं तो प्रोफेसर चाय वाले आ जाएंगे। तो उस तरीके का, या आप जैसे लोग, जो लोग ग्रेजुएट चाय वाली, जैसे वहां पे मैंने देखा था अभी किसी शहर में, वहां पे उसने शुरू कर दिया और कहने लगी कि पर डे 10,000 की चाय बेचती है। 10,000 की जो चाय बेचेगा, 5,000 का तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और 5,000 के नेट प्रॉफिट से आप समझ लीजिए 1.5 लाख रुपए अर्निंग, कुछ नहीं। और उसके बाद, क्योंकि जब इस तरीके का इनोवेशन होता है तो आज की डेट में यूट्यूब भी आपको, आप ऐसी जो अपनी रील बना के यूट्यूब पे डालिए और वहां से, वो भी स्टार्टअप है। मैडम आप लोग मतलब जान के मतलब आश्चर्यचकित होंगे कि जो ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये जो रील्स हैं, ये भी एक तरीके का अर्निंग प्रोफेशन है। क्या वो भी ऐसे नहीं कि ऐसी अर्निंग हो जाती है, वहां पे आपका क्रिएशन, जो क्रिएटिविटी है, उसी के बेस पे लोग आपको लाइक करते हैं। तो एक तरफ तो आप एमबीए चाय वाला अपने उससे कमा रहा है, दूसरा जो उसके रील्स को लाइक करने वाले मिलियंस में है, उसकी वजह से उसको पैसा पैसा आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि क्या यहाँ पे इस तरीके का कोई हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी आप लोग ने ऑनलाइन सपोज मुझको बुलाया, या आप किसी और को एक बार फेस टू फेस, किसी के साथ में, किसी को रायबरेली में कोई ऐसे लोग हों जो इस तरीके के वर्क को करते हों, उनको अगर आपने बुला के इन बच्चों से इंटरेक्ट कराएंगे तो हो सकता है कि आज के सेशन के बाद इनको वो पर्सन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर ले जाए और यहीं से कोई 1 या 2 बच्चे स्टार्टअप की ओर बढ़ जाएं। हमको रिजल्ट हमारा तभी पॉजिटिव होगा जब इस तरीके के सेशंस करने के बाद में कोई अपना इंटरेस्ट दिखाए कि अब मुझको स्टार्टअप के बारे में सोचना है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग अपने टाइम को पास कर रहे हैं, सेशंस कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बस ओवर। अगर इसके बाद में हम लोग उसके बारे में कंटिन्यू लेवल पे कुछ डिस्कशंस करते जाएं, क्योंकि एकदम से स्टार्टअप नहीं होगा, पहले उस पे सिटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगे, और इस तरीके से करने के बाद हम लोग एक स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे हम लोग कह सकते हैं, नाउ आई एम एट द स्टेज टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप विथ द सपोर्ट ऑफ द कॉलेज। तो कॉलेज को भी प्राउड फील होगा और बच्चों को एक प्रोफेशन मिल जाएगा और फैकल्टीज को खुशी होगी कि उनका स्टूडेंट ने आज इस लेवल पे आगे बढ़ा। और आज का जो समय है वो स्टार्टअप जो करते हैं, फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप को बहुत जल्दी पब्लिक लाइक कर रही है, क्योंकि पब्लिक सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी और इनोवेशन और अट्रैक्शंस को लाइक करती है। और आपके अंदर वो अट्रैक्शन दिखेगा कि देखिए कितना बढ़िया बच्चा, अभी 15 साल का है, 16 साल का, 18 साल का है, और उसने अपनी कंपनी खोल ली। ये कंपनी का अट्रैक्शन कैसे मार्केट में आएगा? थ्रू द मार्केटिंग। अब वो मार्केटिंग के फंडे अलग होंगे। तो ये मैंने जो आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने को हाईलाइट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से एरियाज आप ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे आइडिया। मैं तो गौजिया मैम से एक इंस्ट्रक्ट करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को आप इनके आइडिया के लिए एक टाइम दे दीजिए कि तुम लोग को इस सेशन के बाद जो भी चीज समझ में आ रही हो, अगर वो चाहे तो आपको वो लिख के वो चीज दे, या आप उसके साथ में आप डिस्कस कर लीजिए, या आप ऐसा करके कि जो बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं उसको आप मुझको शेयर कर दीजिए और मैं उस डाउट्स पे उनको क्लैरिफाई, उसी टेक्स्ट मैसेज पे क्लैरिफाई कर दूंगा। ये मैं एक एडिशनल आपको मतलब बता रहा हूँ कि जो मैं अपना समय आपको दे सकता हूँ वो तब कि जब इन बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा हमको दिखे, क्योंकि हमको भी लगेगा कि अगर उस दिन मैंने हाफ एन आवर इन बच्चों के साथ बिताया तो बच्चे अगर कुछ कन्विंस्ड हुए कि नहीं हुए। और सभी बच्चे एक बात का ध्यान रख लें, हम टीचर्स के लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है,
और हर बच्चा समान है। तो ये कुछ एरिया पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आई थिंक ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। मुझको पता ही नहीं चला कि 40 मिनट हो गए, कितने लोग बोर हो गए और कितने लोग समझ में आया होगा भी कि नहीं आया होगा। मैं हमेशा अपने को बहुत ही निचले स्तर पे ही रखता हूँ कि आई एम अ लर्नर। मैं खुद बहुत सी चीजें सीखता हूँ और कभी भी आई एम नॉट अ परफेक्ट, और मैं तो ये बोलूंगा नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो हमारे बच्चे भी हमारे लोगों के लिए एक कोई ना कोई एक रास्ता है हमको भी कुछ सिखाने के। तो महिमा से मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, मतलब नॉन वर्बली सिर्फ आपकी पिक्चर को ही देख के कि चेहरे पर एक स्माइल है। स्माइल शो करती है कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट करती है। और इस तरीके से और भी जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसके लिए बोल नहीं रहा हूँ। तो महिमा से मेरा कोई प्रॉपर सिर्फ यहीं पे ही इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इस नाम के लेने की वजह से दूसरे लोग भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं कि सर हम भी कुछ बोला करें तो जो स्पीकर आए या जो टीचर हो वो मेरा भी नाम ले। क्योंकि हम लोग को भी अच्छा लगता था, आज से 10-15 साल पहले मैं भी आप लोग की स्टेज पे था और मुझको भी अच्छा लगता था कि कोई टीचर हमको नाम से हमको बुलाए, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक एक एनर्जी आ जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझको पता नहीं कैसा सेशन है या रहा, बट कभी भी गौजिया मैम इनवाइट करेंगी मैं आप लोग के साथ में इसी तरीके से ऑनलाइन रूबरू हो जाऊंगा। बट अगर यही बच्चे हैं तो मैं उसमें बस ये चाहूंगा कि बच्चे अपना एक फीडबैक जरूर दे दें, नेक्स्ट टाइम पे एक स्टेप आगे हमको हमको दिखें कि जो आज आपकी स्टेज थी उससे एक स्टेप आगे नेक्स्ट टाइम हो। तो गौजिया मैम क्योंकि एक 1:45 से था, मैंने हालांकि 2 बजे से बोल दिया था बच्चों को कि 2 बजे से क्लास होना है। तो अगर आप इजाजत दें तो इसको खत्म किया जाए। ओके सर, कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सर की क्लास भी है। तो महिमा मैं चाहूंगी कि आप सर 10 मिनट और हमें दें तो ये फॉर्मल तरीके से इसको एंड अप किया जा सके। ठीक है मैम। महिमा महिमा कंटिन्यू कर लीजिए आप। धन्यवाद सर। अपने व्याख्यान से हम सभी में ऊर्जा भरने एवं अत्यंत लाभप्रद जानकारी प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं महाविद्यालय की प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी मैम आ रही है। हाँ, आवाज है। थैंक यू महिमा। सबसे पहले तो मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद आभार सुधांशु जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे कॉलेज को इतना समय दिया। और गौसिया मैम आपका भी बहुत बहुत आभार। सुधांशु सर ने जो हम लोगों को स्टार्टअप के विषय में व्यवहारिक चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो इनकी थी सेल्फ कॉन्फिडेंस, में भी आज एक नया आत्मविश्वास जागा है आपकी बातों से कि मैं भी अपने बच्चों को इस प्रक्रिया से और भी ज्यादा अवगत कराऊं और आपको भविष्य में इसी तरह स्टार्टअप के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगी। साथ ही हमारा ये भी प्रयास रहेगा, आपसे ये हमारा अनुरोध है कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी साथ लेकर के भी आपके साथ और अपने बच्चों को लेकर के उनमें कुछ स्टार्टअप की नई उम्मीद जगाऊं और उनमें स्टार्टअप की नया प्रबंधन भी सिखाऊं, ताकि एक कुछ और भी, जैसे कहा जाता है कि हमारा कानपुर तो उद्योग नगरी ही है, उसी उद्योग नगरी के साथ लेकर के अपने बच्चों को इंडस्ट्री की और स्टार्टअप की कुछ नई नई विधाएं सीखें और अपने व्यवहार के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बच्चों को, हमारी फैकल्टी को इतना समय दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बच्चों के भविष्य से आप जुड़े रहेंगे, ये हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है। और स्टार्टअप के साथ हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं
और अन्य लोगों को भी, समाज के अन्य लोगों को भी इसके साथ साथ जोड़े। इसके साथ ही समस्त फैकल्टी मेंबर का और सुधांशु जी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। महिमा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम, आपके आशीर्वचनों के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं महाविद्यालय की आईआईसी कन्वेनर डॉक्टर प्रीति तिवारी मैम से निवेदन करती हूँ कि वह सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर प्रीति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, इस वर्चुअल मंच से सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन करती हूँ। हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य मैम प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा देवी मैम आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु राय, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट, CHAM यूनिवर्सिटी कानपुर, आप लोगों ने इतना अमूल्य समय हम लोगों को दिया, उसके लिए आप मैडम, हमारी प्राचार्य मैडम का और सर का बहुत धन्यवाद। सर, हमारी प्राचार्य मैम के बिना तो, उनके मार्गदर्शन के बिना कोई कार्यक्रम संभव नहीं है। दिशा और दशा जितनी भी होती है कार्यक्रमों की, वो हमको बताती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं और तब हमारा कार्यक्रम कार्य रूप में परिणित होता है। इस समय महाविद्यालय में बहुत सारे परीक्षा संबंधी और अन्य प्रकार के कार्य चल रहे हैं, तो इतना कीमती समय उन्होंने दिया, तो सर्वप्रथम हम अपनी प्राचार्य मैम का आभार ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता एवं साधुवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता सर, ब्रांड एम्बेसडर कानपुर स्मार्ट सिटी, कानपुर के शिल्पकार। हम लोग कागजों में पढ़ते थे, सर के बारे में सुनते थे, गौसिया मैम बताती थी, आज साक्षात देखा सुना, ये हमारा परम सौभाग्य है। उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। समय सर के पास बहुत कम है और मुझे बहुत कुछ कहना है, तो सिर्फ 2 पंक्तियां हैं एक कवि की जो मैं उद्धृत करती हूँ कि बेनवा होठों को कुछ अल्फाज दे जाएंगे हम, बेनवा होठों को कुछ अल्फाज दे जाएंगे हम, जाते जाते तुमको भी आवाज दे जाएंगे हम, और कुछ दे पाए न पाए हम तुमको मगर सर उठाकर जीने का अंदाज दे जाएंगे हम, सर उठा के जीने का अंदाज दे जाएंगे हम। सर, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, फाउंडर इंचार्ज काउंसलिंग सेल के ऑर्गेनाइजर के रूप में आप लोग सपने देखते हैं और आप उन्हें सच बनाते हैं। सर, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारी छात्राओं को इतना लाभप्रद लेक्चर, इतना सुनने को व्याख्यान मिला गौसिया मैम के और हमारी प्राचार्य मैम के माध्यम से, इसके लिए भी हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद। और हमारी तमाम छात्राओं का और हमारे फैकल्टी मेंबर्स का, आईआईसी की पूरी टीम का, डॉक्टर गौसिया नायाब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे बच्चों के पास क्योंकि मोबाइल फोन कम है, तो हमारे बच्चे एक एक मोबाइल से 4-4, 5-5 पूरे ग्रुप में जुड़े थे, क्लासरूम में जुड़े थे सर। तो उन सभी बच्चों का भी धन्यवाद। और इसी के साथ मैं प्राचार्य मैम की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की औपचारिक घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मैम धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगे की इसके लिए मैं गौसिया नायाब मैम को, ओवर टू गौसिया नायाब। धन्यवाद मैम, इतने अच्छे शब्दों में सबका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए। और मैं भी अपनी तरफ से सुधांशु सर का और हमारी प्रिंसिपल मैम का, उन्होंने आज पूरा समय हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको याद करेंगे और इसी तरह
आपका लेक्चर हमें इस तरह अच्छे व्याख्यान सुनने को मिलेंगे, हमारी छात्राओं को उससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और आप सभी का पुनः धन्यवाद। और मैडम की अनुमति से अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करना चाहूंगी। मैडम, प्रिंसिपल मैम। ओके मैडम। तो ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।